हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। बहुत दिन बाद सीटेट का वीडियो हम लेके आ रहे हैं, इसके लिए सॉरी, बहुत डिमांड भी था। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि जो सीटेट का जो एग्जाम हुआ 16 दिसंबर 2021 को, वो किस तरीके का एग्जाम हुआ, क्या कुछ पूछा गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम हुआ वो पेपर 1 ही केवल हुआ है, पेपर 2 नहीं हुआ है। अभी तक पेपर 2 नहीं हुआ, तो पेपर 1 की ही इस वीडियो में विशेष चर्चा होगी। और साथ में हमारे साथ एक कैंडिडेट भी हैं जिनका नाम सुनीता है, तो उनसे भी हम चर्चा लेंगे किस तरह का एग्जाम हुआ, क्या क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फॉलो किया, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, आगे की जो तैयारी होगी किस तरीके से करना चाहिए, इसी पे विशेष चर्चा है। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं सुनीता जी का भी। सुनीता जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भी लेते चलेंगे। जैसे में कुछ विद्यार्थी इतने परेशान हैं, एक चीज और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि 20 दिसंबर को जिनका एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड हो रहा है। क्योंकि कल भी मुझे फोन आया था कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, लगभग मतलब 10-11 बजे करीब में किसी कैंडिडेट का फोन आ रहा था, लगातार आ रहा था कि सर डाउनलोड एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्या कुछ है। तो हमने बताया था कि देखिए आपको 10 से 11 बजे तक निश्चित रूप से आपको एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड से संबंधित आप लोगों को ये है कि पुराना वाला एडमिट कार्ड में ना रोल नंबर है, ना टाइम उसमें लिखा गया है, और ना सेंटर का नाम लिखा गया है। ये तीन चीज उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए ना 2 दिन पहले हमने कहा था, जैसे 20 तारीख को एग्जाम था, तो कितना 2 दिन पहले हुआ, 18 तारीख को। 18 तारीख को शाम से डाउनलोड हो रहा है। आपका कितना बजे डाउनलोड हुआ था? 16 तारीख को एग्जाम था, कुछ 14 तारीख को डाउनलोड हुआ होगा। जी सर, हमारा 14 तारीख को रात में हुआ था, मतलब 12 बजे से पहले और 10 बजे के बाद ही हुआ था। 10 बजे रात के बाद हुआ था। और जिनका हमने मॉर्निंग में डाउनलोड करके दिया, रात को हम भूल गए थे, मॉर्निंग में हमने 4 बजे डाउनलोड किया था, इजिली वे में डाउनलोड हुआ था। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद वो प्रिंट भी हो रहा है, पीडीएफ में सेव भी हो रहा है। मैंने पीडीएफ में सेव करके उनको सेंड कर दिया। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं है। और जो डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, अभी जो डाउनलोड होके या प्रिंट होके आपके सामने आएगा, वही एडमिट कार्ड लेके जाना है। जी सर, वही एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और इस एडमिट कार्ड के साथ और क्या क्या लेके जाना है हम आपको बता दें। एक तो एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ ना 2 पेज होता है। एक एडमिट कार्ड का पेज हो गया, एक ऊपर में कोविड से संबंधित निर्देश होता है। तो सारा में या तो आपने नो लिखा था। जी सर, मैं सारे में नो था क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं था तो नो लिख के कुछ लोग काट दे रहे हैं, वहां पे सेंटर वगैरह लिखना है, वो सारी चीज आप फिल कर दीजिएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, कुछ जगह चेक भी हो रहा है, कुछ जगह चेक भी नहीं हो रहा, तो उसको फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद मतलब जो कोविड वाला है आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, तो वो चीज आप देख लीजिए। इसको फिल करना है, मतलब नो वगैरह लिख देना है या काट दीजिएगा। नीचे में आपको जो सेंटर वगैरह का डिटेल्स है ये डाल दीजिएगा। और डालने के और अपना नाम लिखना है बस सर। हाँ, तो वो चीज करके लेके जाइएगा। इसके साथ ही एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर ले लीजिएगा। एक कोविड का निर्देश, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा आप क्या करेंगे तो तीसरा आप आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, जैसे में ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, डीएल वगैरह है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड लेके गई होंगी आप। जी सर, मैं आधार कार्ड लेके गई थी। तो आधार कार्ड ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त तो पेन ले लीजिएगा, बॉल पेन। वैसे पेन तो वहां दिया जा रहा होगा। जी सर, पेन और रफ पेपर भी दिया जा रहा है। पेन और रफ पेपर दिया जा रहा है, लेकिन आप अपना कलम जरूर लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए कि इस बार एग्जाम में नहीं दिया है तो फिर दिक्कत है, तो कलम आप अपना जरूर लेके जाइएगा। रफ पेज मत लेके जाइएगा, कोई भी अदर कागज मत लेके जाइएगा। एक होता है ना कि टीका हमने लगवाया है, 1 सुई लगा, 2 सुई लगा, तो ये सारे कागज आप मत लेके जाइएगा, ये जरूरी नहीं है। बस एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, कोविड वाला, आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाइएगा, ताकि ये वेरिफिकेशन हो सके कि आप ही वो इंसान है। इसके अतिरिक्त मास्क जरूर ले लीजिएगा। सैनिटाइजर अगर आपके पास है तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एसेंशियल है। बॉटल है आपके पास पानी का, वो ले लीजिएगा। अगर किसी सर उसमें एक चीज और है हाँ कि ज्वेलरी कुछ भी, चाहे पित्तल का हो, लोहे का, काड़ा, बहुत विद्यार्थी पहने होते हैं। सोने का कुछ भी, नाक में, कान में, लेडीज का जो होता है कुछ हाँ, भी नहीं पहन के सोना, वो सभी वहाँ खुलवा देते हैं। सोने का, नाक वगैरह का सारा सारा सर, कान में पायल जैसे लेडीज का होता है ना, वो सारा वहाँ खुलवा देते हैं। कुछ भी पहन के नहीं जाना है। पता नहीं, को एक आदमी और ले लीजिएगा अपने साथ। मान लीजिए ये होता है, ऐसा तो लेडीज के साथ नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो गहने हैं वो तो उनका अपना
पर्सनल है वो तो होना चाहिए, नाक का हो या कान का हो। चलिए जो भी चीज़ें हैं वो तो हम कुछ व्यवस्था पक नहीं है हम उनके कि क्या कुछ है, लेकिन ये सारे जगह मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिला होगा। हाँ, कांच की मतलब वो नहीं खुले थे, लेकिन टोटल खुलवा दिए थे वहाँ पर ही, जैसे जो नहीं लगे गया था उनको बहुत प्रॉब्लम आ गई। एक चीज़ और आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप लोग सेंटर पे ना एक दिन पहले चले जाइए, क्योंकि जो एंट्री का समय है वो 7:30 से है ना। जी सर, कौन सा 8 बजे है सर? नहीं, टाइमिंग जो दिया है गेट खुलने का 7:30 बजे से है मॉर्निंग में पेपर 1 के लिए। और ये टाइमिंग मतलब डोर क्लोज हो जाएगा 9:15 तक। 9:30 से आपका जो है एग्जाम है, तो 9:15 के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आधा घंटा पहले ही जाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पर फिर और भी तो फॉर्मेलिटी में पूरा करते हैं। हाँ, तो आधे घंटे पहले ही जाइए, अच्छे से चले जाइए और शांति से चले जाइए। हम कहेंगे कि एक दिन पहले आप चले जाएंगे तो और अच्छी बात है। अगर सेंटर पे नज़दीक के है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में 7:30-8 बजे तक पहुँचना थोड़ा सा, अगर रश वगैरह मिल जाए तो देर हो ही जाएगा। तो आपको ये चीज़ समय का ज़रूर ध्यान रखना, आराम से जाना है। जाने के बाद जैसे ही एंट्री आप कीजिएगा, तो थोड़ा सा चेक वगैरह करते ही होंगे, जो भी इन्होंने कहा कि उतारने के लिए, कि वो सारी चीज़ करेंगे ही, तो किसी को साथ लेके जाइएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अंदर एंट्री करने के बाद आपको फ़ोटो खींचा जाएगा और एडमिट कार्ड वगैरह जो होता है उस पे लिख दिया जाएगा, चाहे बता दिया जाएगा कि इस कंप्यूटर पे, मतलब एक तरह से कंप्यूटर वहाँ अलर्ट किया जाता है कि इस सीट पे जाके बैठ जाइए। सीट पे बैठने के बाद घबराइएगा नहीं, पहले से आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जरूर जाइएगा। जैसे में कल आपका अगर एग्जाम है, मान लीजिए आज 19 तारीख है, कल आपका एग्जाम है, तो आज भी जरूर, मतलब अगर पहले से नहीं किए हैं तो आज निश्चित रूप से कंप्यूटर चला के जरूर जाइएगा। वैसे वहाँ जो टीचर होते हैं या जो मैडम होती हैं वो निश्चित रूप से आपका हेल्प करेंगी, लेकिन कितना देर बुलाइएगा। मान लीजिए वो समय किल होता है तो वो समय किल मत कीजिएगा, पहले से आप प्रैक्टिस वगैरह करके जाइएगा। स्क्रीन पे जो फोटो खींचा जाएगा स्टार्टिंग में, तो फोटो वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, साथ में जो पहले से आपने एडमिट कार्ड में लगाया वो फोटो दिख सकता है, और रोल नंबर जो होता है वो वहाँ पे होगा, और नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के ओके कर देने से वो मतलब समय के अनुसार वो स्टार्ट हो जाएगा सारा। कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ पे हेल्प किया जाएगा, बुला लीजिएगा उन लोगों को जो वहाँ पे है, और वो आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे, माउस वगैरह चलाना जानते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा आपको। अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो गए जो आपको लगता था कि क्या होगा क्या नहीं, ये सारी चीज क्लियर हो चुके होंगे। क्यों सुनीता जी, और कोई बच रहा है क्या कुछ? नहीं सर, बस यही सही बताएंगे, ये सारे प्रोसेस है जिससे आपको डरना नहीं है। यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि आप समय मैनेजमेंट जो है वो क्लियर रखें, कि बाल विकास के लिए अगर हमने फिक्स किया है 15, देखिए वहां पे घंटा वाला सुई भी आपका चलता रहेगा टाइम। हमने इसका एक वीडियो भी बनाया, अगर आपने नहीं देखा हो कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कैसे देते उस कंप्यूटर में सर क्या टाइम उसमें दिखाते रहता है कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर में टाइम दिखाते रहता है, अगर आपने नहीं देखा उसे भी देख लीजिएगा। तो वो समय जो मैनेजमेंट है वो फिक्स रखिएगा कि हाँ बाल विकास को 15 मिनट देना है तो 15 मिनट देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आधे घंटे चाहे 1 घंटे बाल विकास को दे दीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ कि बाल विकास को आधे घंटे दिया जा सकता है, इसलिए दिया जा सकता है कि उसके क्वेश्चन जो होते हैं छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं। प्रीवियस ईयर हम हमेशा कहते हैं कि आप जरूर बना के जाइए, उससे क्या होगा ना, आपको जो पढ़ने का स्पीड होगा ना वो बड़ा सा हो जाएगा। तो उसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, फिर ऑप्शन को देखिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे मैं मतलब लेंदी करने का मतलब ये नहीं कि बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो होता है लेकिन ज्यादा कठिन नहीं होता। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको कठिन दिए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, लेकिन उसको मतलब देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए, टिक करते हुए आगे बढ़ना है। रिव्यू के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ते हैं और टिक नहीं करते हैं कि रिव्यू करेंगे उसके बाद टिक करेंगे, वहां पे कलर को दिखा देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि समय का जरूर ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे में जितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटे में, 2 घंटे से 2 घंटे 15 मिनट तक पूरा आप उसे बना डालें। रफ पेज देगा तो रफ पेज वो ले भी लेगा, उस पर रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, फिर वो ले लेते होंगे। तो पूरा मैनेजमेंट जो है वो 2:15 तक, 2 घंटे 15 मिनट तक फिक्स रखे कि क्लियर हो जाए।
15 मिनट आप रिव्यू के लिए रखें कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। इनका भी मेरे ख्याल से आपका भी कोई क्वेश्चन छूट गया था एक। सर एक क्वेश्चन मिस्टेक से मैं क्लिक की थी लेकिन ध्यान नहीं रहा, क्लिक हुआ नहीं, माउस हो गया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप मतलब समय 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट से 10 मिनट आप नहीं रखते हैं तो समझिए दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए 5 से 10 मिनट जरूर लास्ट तक रखिएगा। ऐसे पहले ही से फिक्स करके रखिएगा कि इसके लिए ये काम, इसके लिए ये काम, इसके लिए ये काम, और मतलब बाल विकास के लिए इतना समय, मैथ के लिए, ईवीएस के लिए। मैं कहूँगा कि मैथ जो होता है ना लास्ट वाले सेक्शन में रखिए, क्योंकि सारा बनाते गए, मैथ में थोड़ा समय भी लिया, कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन भी है घुमा रहा है तो उसको आपने किए। नहीं तो 15 क्वेश्चन बना लीजिए, मैथ का 15 क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसके लिए टाइम निकाल लीजिएगा। चलिए अब इनसे पूछेंगे कि किस तरह के प्रश्न थे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाल विकास के बारे में, क्योंकि पहला सेक्शन वही होता है। और आपका एक और जो पेपर था, एक और यहाँ पे हम आपसे प्रश्न रखेंगे कि आपका एक और जो पेपर था, आपका एक और पेपर कौन सा था? संस्कृत, सेकंड लैंग्वेज कौन था, संस्कृत या उर्दू, क्या था? संस्कृत था सर। संस्कृत था। तो संस्कृत जो है आपका, वो सेक्शन दिख रहा था, कहाँ था वो उसका सेक्शन? सबसे लास्ट में था सर। मतलब स्क्रीन पे ही था सबसे लास्ट में? हाँ सर, जब हमने हिंदी का खत्म किया जैसे संस्कृत का अपने आप उसमें आ गया सर। अच्छा, हिंदी का आपने खत्म किया, संस्कृत ऑटोमेटिक आ गया? ऑटोमेटिक आ गया सर, उसके लिए मुझे मतलब कोई क्लिक नहीं करना पड़ा था मुझे। कोई इस तरीके से ये टीसीएस है। टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, जितना एग्जाम होता है अधिकतर देखा जाए तो ऑनलाइन में टीसीएस ही आता है। अभी बिहार स्टेट का भी आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी टीसीएस ही आगे आया था, मतलब किया था सारा एग्जाम। सीरियल नंबर से बनाते जाने के बाद ना वो अपने आप आगे नंबर बढ़ते गया और 200 तक लास्ट में संस्कृत का आ गया। और जैसे बीच में चेक करना तो ऊपर ऑप्शन दिया रहता है सारे सब्जेक्ट का, जिसमें छूट गया तो सब्जेक्ट वाला क्लिक करके हम देख सकते हैं, ऊपर में सारा सब्जेक्ट का लिखा हुआ रहता है। तो संस्कृत भी चूज करने के लिए आपको कोई दिक्कत, इंग्लिश वगैरह नहीं आया होगा आपका? नहीं, पहले ही वो चूज करने के लिए था जैसे हम कंप्यूटर पर गए थे ना तो साइन इन किए तो उसमें ऑप्शन था कि हिंदी या इंग्लिश। जो हमने हिंदी चूज किया तो इंग्लिश का, जैसे पहले इंग्लिश और हिंदी में दोनों पेपर आता था, लेकिन सर इसमें इंग्लिश में पेपर नहीं था, सिर्फ हिंदी में ही था सारा हिंदी में था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था ना हिंदी इंग्लिश चूज करने का? हाँ, तो चूज करने के बाद हमने चूज किया हिंदी, तो सारा क्वेश्चन हिंदी में ही आया। पहले जैसे हम ऑफलाइन देते थे तो उसमें बगल में इंग्लिश भी आता था ना, इसलिए ऐसा इंग्लिश नहीं था। तो आपने ठीक से एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दो, जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने हिंदी स्टार्टिंग में चूज कर लिया तो इंग्लिश में चेंज, वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कोने में, वहां से लैंग्वेज चूज किया जा सकता है क्वेश्चन का भी। जी सर। हाँ, तो शायद आपने देखा नहीं होगा, मतलब अगली बार जाइएगा तो मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इनका मॉक टेस्ट हमने चेक किया था, वहां पे एक ऑप्शन था जो मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसको देख लीजिएगा, नहीं होता है तो आप लोग सभी। हिंदी तो हमने पहले इंग्लिश का हिंदी से चूज करे तो हमें तो हिंदी ही देना था, इसलिए फिर मैं इंग्लिश की नहीं हिंदी ही की। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है। कभी कभी होता है ना, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं ना, जैसे पाड़ या ढांचा, इसको फोल्डिंग आता है वाइगोस्की का, तो कभी कभी ढांचा या पाड़ दे दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब उसका इंग्लिश करेंगे ना तो वहाँ इसका फोल्डिंग आएगा तो याद आ जाएगा कि हाँ ये तो अस्थायी रूप से। ऑप्शन में भी था पाड़ या ढांचा ही था, ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया था कि शिक्षा अस्थायी रूप से उसको सहायता कर रही है बच्चे को, तो किस प्रकार का था, तो ऑप्शन में था पाड़ या ढांचा अस्थायी रूप से उसको मदद कर रही थी, तो हाँ ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी था? क्वेश्चन भी था सर। अच्छा, वाइगोस्की का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पूछा जाता है कि देखिए होता क्या है, अभी तो मैं नहीं होगा तो ये वीडियो बनाने के बाद डिमांड हो, वैसे तो वाइगोस्की पे मेरा वीडियो है और अच्छा वीडियो है, यानी पूरा अच्छे से मैंने बताया, क्वेश्चन भी करा है। तो पाड़ या ढांचा, उनका 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो हमेशा सामाजिक के साथ चलेंगे, जैसे पाड़ या ढांचा इस सेशन में पूछ दिया गया, जो 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें पाड़ या ढांचा मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए। उसमें वाइगोस्की से क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछ देगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो एक कहते हैं ना कि
कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई बच्चा है जो काम कर रहा है, जैसे अपना जूता जो है उसमें कलर कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये ब्लू ब्लू वाला यहाँ कलर कर दो कि ये और अच्छा हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा, तो खुद से अपने आप से बात कर रहा है, तो ये अच्छा होता है, क्या होता है, तो वो कार्य को दिशा देने के लिए करता है। दूसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है ये कि इसे कहते क्या है, तो इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इसे भी याद करना, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और अगर ये पियाजे के संदर्भ में देखा जाए तो पियाजे इसे कहते हैं कि ये अहम केंद्रित है और ये निगेटिव मानते हैं, यानी ये तो दिशा देने के लिए कह दिए वाइगोस्टकी जी, और पियाजे इसको ठीक उल्टा मानते हैं और वो कहते हैं ये गलत है। चलिए हम बात कर रहे थे बाल विकास के बारे में ही, तो बाल विकास में क्वेश्चन आप बता रहे थे, क्वेश्चन के बारे में बताइए। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले एक और चीज कहेंगे कि स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज वगैरह भी चूज वगैरह करना पड़ रहा था उसमें। जी सर, लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश करना था कि हिंदी में पेपर देना है कि अच्छा, हिंदी में देना है, ये केवल चूज करना, तो वो हाँ, वहाँ पर स्क्रीन पर जैसे हमारा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था, तो पहले से ही लिखा हुआ था कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सोशल साइंस है। ये तो फर्स्ट पेपर में तो ये था, सबका कंपलसरी था, लेकिन सेकंड लैंग्वेज संस्कृत उसमें लिखा हुआ था कंप्यूटर पर खोलने में। तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रहा, डरिएगा नहीं, समय जो मैनेजमेंट आपने बना के रखा है उससे फॉलो कीजिएगा। कुछ दिक्कत नहीं था सर, बस मतलब पहले से डर लग रहा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसान था। पर ऑफलाइन से आसान ही था, इसमें कुछ सोचना था, दिक्कत नहीं था। आप सोच सकते हैं कि मतलब जो आप डर रहे हैं ना वो निकाल के आपको जाना है। और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला हम चाहेंगे कि बाल विकास का स्टार्ट करें, जो भी आपको याद है, जो पूछा गया है वही प्रश्न रखिएगा, दूसरा प्रश्न से कोई चर्चा नहीं होगा। चलिए, कोई प्रश्न याद है तो बताइए हमें। जी सर, प्रश्न था बाल विकास से, जैसे एक तो था वाइगोत्स्की जी से जो पाड़ या ढांचा से संबंधित था, एक पठन संबंधी एक सेकंड, पाड़ या ढांचा से था, तो पाड़ या ढांचा में इसको फोल्डिंग कहते हैं, अस्थायी रूप से मदद होता है। जैसे में होता क्या है, अस्थायी रूप से मदद होता क्या है, ये क्लियर इसलिए कर रहे हैं ना, वैसे बोलने में मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप आगामी एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें और क्या चीजें देख लेंगे। देखिए, पाड़ या ढांचा तो इसको फोल्डिंग है, ये है क्या, तो ये होता है अस्थायी रूप से सहायता। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और मैं साइकिल चलाना नहीं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि साइकिल को डुगराना जानता हूं, मतलब यहां से वहां तक ऐसे पैदल लेके जा रहा हूं, छोटा सा बच्चा यही ना, और मुझे करना क्या है कि साइकिल पे चढ़ के ना चलाना सीखना है। तो अगर मेरा विकास होगा साइकिल पे चढ़ के, चढ़ने वाला विकास होगा, इसे संभाव विकास कहते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि ये संभाव, यानी संभावना है कि ये विकास हो जाएगा। दूसरा, जो मैं डुगरा रहा हूं यानी साइकिल लेके मैं जा रहा हूं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे मतलब इस समय का, वर्तमान समय का विकास जो है वो हो गया। और इन दोनों के बीच की दूरी को, यानी जो वर्तमान है जो भविष्य में जो पालेगा, वो इन दोनों के बीच की दूरी को निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट विकास का क्षेत्र। दोनों की दूरी के बीच की दूरी को जो डिफरेंसेस करता है, जो अभी वर्तमान में जो मेरे पास है दिमाग वो, और जो मैं सीख सकता हूँ, जो संभाव है मेरे पास, वो दोनों के बीच को निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और जो इसमें कोई मान लीजिए कि सुनीता जी साइकिल चलाना जानती है, तो वो मुझे सिखा दे रही है, तो ये क्या होगी, ये अस्थायी रूप से मेरा मदद कर रही है, यानी मैं सीट पे बैठा थोड़ी दूर ऐसे ढकेला गया, मैं आगे चला के जा रहा हूँ, तो ये जो मदद है ये अस्थायी रूप से है, क्योंकि उसके बाद वो छोड़ दी, मैं चलाना सीख गया। तो ये अस्थायी रूप से जो मदद हुआ, ये इसको फोल्डिंग का काम किया जा रहा है। बस पियाजे इतना ही दूर से है। अब यहाँ पे क्या है, निकट विकास का क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, और इनका व्यक्तिगत वार्ता वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तिगत वार्ता में हमने बता दिया कि जब कोई बच्चा खुद से बात करते हुए कोई काम करता है, वो भी दिशा देने के लिए, तो ये व्यक्तिगत वार्ता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन था, कोई बच्चा दृष्टि बाधित कक्षा में आ जाता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या मतलब कैसा अपेक्षाएं रखते हैं? अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित कोई बच्चा है तो? जी सर, दृष्टि बाधित कक्षा में आ जाता है तो आप एक शिक्षक के रूप में उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? अब यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चा है तो कि उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए या दूसरे क्लास में बैठाना चाहिए या उसे समावेशी शिक्षा मतलब देनी चाहिए?
इस प्रकार का समावेशी शिक्षा था ऑप्शन में क्लिक कीजिए। अच्छा, समावेशी मेरे ख्याल से ये ठीक होगा, इसलिए होगा क्योंकि देखिए कोई भी अगर बच्चा आता है तो मान लीजिए कोई भी बच्चा आपके क्लासरूम में आता है, तो एक तरह से हमने पहले से आपको ट्रिक एक बताया कि आप उसके भगवान हैं। जैसे प्रकृति है ना, अपनी गोद में पूरी दुनिया को लेके चलता है, वो अंधा हो, लंगड़ा हो, चाहे कोई भी लूला हो, मतलब कुछ भी है उसके साथ, कोई भी प्रॉब्लम है, पक्षी है, इंसान है, सबको लेके चलता है। किसी के साथ कोई भी मतलब ये नहीं करता है, ठंड है तो सभी के लिए ठंड है, गर्मी है तो सभी के लिए गर्मी है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं करता। वैसे भी एक टीचर को होना चाहिए, वो भी एक प्रकृति के रूप में होना चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा आता है तो सबको लेके चल रहा है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम भी होता है तो उसको दूर करते हुए, जैसे कम दिखाई देता है, इस जगह बैठाइए ताकि उसको जहां से साफ दिखाई देता हो, तो वो दिक्कत को दूर करते हुए पूरे समावेशी शिक्षा जो आया है उसका पालन करते हुए, यानी एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाते हुए आपको फॉलो करना है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का एक वीडियो बाल विकास का मेरा 2 वीडियोस हैं, 2 से 3 शायद पार्ट हैं उसके। तीनों पार्ट हम जरूर कहेंगे, धमाका सीरीज का जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे। क्या कीजिए, उसे केवल सुन लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, बाकी जितना देखना है देखिए, जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन मात्र ये 3 सजेस्ट करेंगे, 3 जरूर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन था? डिसलेक्सिया वगैरह से भी होगा। जी सर, डिस्लेक्सिया से था पठन संबंधी, अगर कोई बच्चा पढ़ने में और समझने में उसको दिक्कत हो तो किस तरह से ग्रसित है, तो डिस्लेक्सिया था। अच्छा, तो एक ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन काफी है। देखिए अगर पठन यानी पढ़ने से संबंधित है, वो क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया हो जाता है। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे में गणित विकार हो, यानी गणित से संबंधित दिक्कत वगैरह हो, तो गणित मीन्स क्या होता है? कैलकुलेशन, जानते हैं कैलकुलेशन। तो डिसकैलकुलिया का जब भी जिक्र होगा तो समझिएगा कि गणित विकार या निर्योग्यता से संबंधित है या अक्षमता से संबंधित है। गतिक कौशल आता है, गतिक कौशल जब भी आएगा तो समझ जाइएगा कि डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया से संबंधित है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। लेखन अक्षमता, तो लेखन में इसका होता है ग्राफ बनाना, तो इसको किस नाम से जानते हैं? डिसग्राफिया। एक और शब्द आता है अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम, ADHD, आसानी से विचलित होने की एक आदत है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो जरूर याद रखिएगा और टिक करके सही आइएगा। और बोलिए क्या बोल रहे थे? सर एक आया था कि पुरुष में स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो कथन कैसा है, जो सही हो सकता है? लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रदर्शित है कि बुद्धि के गुण पक्षों के लिए सही है, तो ये था लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, इसका सही ऑप्शन कैसा है? स्त्री और पुरुष से ये तुलना किया गया था। अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। देखिए जब भी लड़का लड़की का चर्चा हो, यानी स्त्री पुरुष का चर्चा हो, तो समझ जाइएगा ये लैंगिक भेद कर रहा है। लैंगिक भेद क्या कर रहा है? लड़का लड़की में डिफरेंसेस किया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या शब्द आते हैं वो समझ लीजिए। लिंग विभेद लिखा जाता है, जेंडर विभेद लिखा जा सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह लिखा जा सकता है, रूढ़िवादिता लिखा जा सकता है, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ये सारे शब्द एक ही जैसे हैं, और ये होता क्या है कि लड़का लड़की में विभेद कर दिया जाता है, यानी किसी एक को अच्छा कह दिया जाता है। जैसे घर के कामों में लड़कियां अच्छी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये पहले से पूर्वाग्रह है कि जो लड़कियां होती है वो घर के कामों में अच्छा होती है, लड़के अच्छा बाहर के कामों में होते हैं। तो ये पहले से पूर्वाग्रह, यानी पहले से आपने ये मान लिया है कि ऐसा होता है, जबकि ये चीज गलत है, ये गलत इम्पैक्ट डालता है। जो लड़के होते हैं घर के कामों में उनको सहायता नहीं करना चाहिए, तो ये पहले से आपने मन बना लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये रूढ़िवादिता है, पहले से समाज का धारणा है जो चलते हुए आ गया। तो इसे क्या करना है? इसे काटना है, और ये गलत होता है। और दूसरा चीज, इसके लिए शब्द जो यूज होते हैं, लिंग विभेद, जेंडर विभेद, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द वगैरह आएगा तो इसे आप काट देंगे। चलिए और प्रश्न रखिए।
फिर एक और क्वेश्चन था कि अगर आप कक्षा में डॉक्यूमेंट्री पढ़ा रहे हैं तो उससे आपको क्या सबसे अच्छा क्या होगा, जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना कि चित्र दिखाना कि क्षेत्र भ्रमण, जहाँ मतलब किसी फैक्ट्री का भ्रमण कराना, इस तरह से ऑप्शन था। तो इसलिए मैंने फैक्ट्री का भ्रमण कराना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं तो भ्रमण ही अच्छा होगा उसके लिए। देखिए, अगर यहाँ पे प्रश्न तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, इन्होंने जो रखा है प्रश्न, अगर कोई भी चीज आप प्रैक्टिकल रूप से, मैंने बताया कि कभी भी प्रैक्टिकल रूप से किसी भी चीज को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस में किसी सरसों का पौधा पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे चित्र वगैरह बना के बताऊं कि ये पत्ता है, ये है, वो है, बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मतलब ऐसे बोल के पढ़ाऊं तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पत्ता बना के ड्राइंग करके पढ़ाऊं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। अगर मैं वही सरसों का पौधा आपको दिखा के पढ़ाऊं, ये पत्ता होता है, टच करके दिखाऊं, बच्चे उसे टच करें, छुएं, जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो मैं करा के दूं, जब बच्चे खुद से करें, करके सीखें, तो सबसे बेहतर कन रहेगा। जो करके सीखते हैं वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये क्षेत्र भ्रमण वगैरह वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, वो हमेशा सही होते हैं। और फिर एक समावेशी शिक्षा से भी आया था कि समावेशी शिक्षा कक्षा कैसा होना चाहिए, उसमें ऑप्शन याद है कुछ? ऑप्शन में था कक्षा में विविधता को बढ़ाती है, कक्षा विविधता को बढ़ाती है और दाखिले संबंधित कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। अच्छा, को इसमें जो है समावेशी शिक्षा का जो है, इसमें टिक आपने क्या किया था? हमने किया था कि कक्षा में विविधता को बढ़ाती है। समावेशी शिक्षा है क्या? एक तो सबको लेके चलने वाला समावेशी शिक्षा कहलाता है, यानी सभी बच्चों को लेके चलने वाला, कोई दिक्कत वगैरह है तो भी। तो ये एक तरह से विविधता को बढ़ाता है, यानी विभिन्न तरह के समूह के बच्चे वहां आएंगे पढ़ने के लिए सारे, तो सबको पता चलेगा कि ये सारी चीज होते हैं, तो ये विविधता को बढ़ाता भी है। और जो भी एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो भी विविधताएं होती हैं, वो विविधताएं जो होता है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। जैसे भाषा विविधता आता है, रीति रिवाज आता है, या कुछ भी आए विविधता को, वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। और भी कोई क्वेश्चन? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? इसका ऑप्शन था परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा कराने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। चलिए, सही ऑप्शन गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये 2000 मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित है, और इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जब भी याद करने वाले ऑप्शन है या व्याख्या देने वाले हैं, कुछ जमा कराने, गृह कार्य वगैरह पे बेस जो होंगे, ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं ना, गलत होते हैं। क्योंकि अब जो कार्य जो चल रहे हैं ना, वो हमने बताया कि फैक्ट्री में या जहां भी जिस चीज से संबंधित है ऑप्शन, वहां क्षेत्र भ्रमण पे लेके जा रहे हैं वो, यानी हमने प्रैक्टिकल करके उन्हें सरसों का पौधा वगैरह दिखाया। तो वही चीज है यहाँ पे, गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की, यानी शिक्षार्थी मीन्स कौन, जो बच्चे हैं वो, उनकी सक्रिय सक्रिय जो शब्द आता है पॉजिटिव वर्ड है, देखना है और टिक करना है, ये हमने पहले से बता रखा है कि इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, उसे देख के टिक करके आगे बढ़िएगा, निश्चित रूप से ये मार्क्स मिलेंगे। और जो क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन था कि अगर बच्चा कक्षा में किसी प्रकार को सोच करते हैं तो किस प्रकार का सोच रखते हैं? तो अगर कोई बच्चा कक्षा में सोच करता है तो किस प्रकार का मतलब सोच रखते हैं शिक्षक, तो वह ना त्रुटि को करते हैं। स्वाभाविक है, इसकी त्रुटि स्वाभाविक था, ऑप्शन में था सर। बच्चे का त्रुटि स्वाभाविक है।
अच्छा, बच्चे का रूप स्वाभाविक हो सकता है ये सही होगा, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर सकता है, वो तो बच्चा है। बच्चा किसको कहा जाता है, आप अपने प्रैक्टिकल में देखिएगा तो बच्चा किसको कहा जा सकता है, जो सारी गलतियों को करे, सारी चीजों को करे, तो उसी को सुधारने, उसी चीज को सीखने तो स्कूल गया है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक चीज और क्लियर है कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब टोटल अप्लाइड मोड के बाल विकास में क्वेश्चन थे। जी सर, सारा अप्लाइड मोड का ही, मतलब ज्यादा अप्लाइड मोड का क्वेश्चन था, और थ्योरी से बहुत कम ही था, 2-4 ही था, एक बहुत कम था सर, 2-3 था इसमें, ज्यादा अप्लाइड मोड का बाल विकास था। तो बाल विकास देखा जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, जो अप्लाइड पे हमने बनाया है और सारी चीज क्लियर किए हैं। अप्लाइड पे क्या, तो अप्लाइड पे आपका अप्लाइड है क्या, अप्लाइड मीन्स होता है जैसे में क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, ऑप्शन जो 4 होते हैं ना, कि 4 ऑप्शन एक दूसरे से कटते हुए रहेंगे। एक में लड़ना लिख देगा, एक में स्कूल से भगाना लिख देगा, एक में लिख देगा ये कि याद करवाइए, और एक में लिख देगा कि सक्रिय भागीदारिता वगैरह, ये सारी चीज गतिविधि वगैरह से जोड़ता हुआ ऑप्शन लिख देगा। तो उसको देख के केवल टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप? सृजनात्मकता मुख्य रूप से गैर किससे संबंधित है? सृजनात्मकता आपने बोला, तो जो भी सृजन मीन्स क्या होता है ना, कोई चीज बनाना, किसी भी शब्द को ना तोड़ना, तो और तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, उसको 10 खंडों में विभक्त कर दीजिए। तो सृजन मीन्स होता है किसी भी चीज को बनाना। अगर उस चीज को, किसी भी चीज को बना रहा है, यानी निर्माण कर रहा है, तो निर्माण कर रहा है, किसी भी चीज को बना रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका माइंड क्या है ना, खुला हुआ है एकदम। क्या है? खुला हुआ है। तो खुला हुआ माइंड को क्या कहेंगे? चिंतन में था, अपसारी अभिसारी था इसमें। जी सर, अपसारी चिंतन। अपसारी, अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, अपसारी अभिसारी। तो जब भी अभिसारी चिंतन की ऑप्शन में अनुकरण मॉडलिंग, लेकिन इसका आंसर होगा सही अपसारी चिंतन। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे, इसको मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभिसारी जब भी आएगा तो बुद्धि के साथ आता है। अब ये बुद्धि के साथ आता कैसे है? जैसे दुनिया की प्रत्येक वस्तुएं जाके कहाँ जाके मिलता है, कि बुद्धि में मिलता है। कि बुद्धि क्या? एक दिमाग में एक छोटे से बिंदु पे जाके मिल जाता है। पूरा दुनिया फैला हुआ है और एक बिंदु पे जाके मिल रहा है। तो ये बुद्धि क्या हो? अभिसारी। अभिसारी वैसे ही बना, पूरा फैला हुआ, एक जाके बिंदु पे मिल जाए, ये अभिसारी होता है। तो जब भी दिमाग यानी बुद्धि का चर्चा है, तो वो क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी जो होता है ना, वो क्लोज इंडेड के साथ जाता है, यानी क्लोज इंडेड ओपन इंडेड। अच्छा, मैं समझाता हूँ, क्लोज इंडेड फिर ओपन इंडेड। अब चर्चा कर लेते हैं अपसारी। अपसारी क्या होता है ना, बहुत सारी, यानी जैसे में एक टॉर्च है, तो टॉर्च में एक बल्ब होता है, तो बल्ब को जब जलाते हैं तो पूरा फैल जाता है ना रोशनी। उसी तरह से एक बिंदु से चारों तरफ फैले तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी कहते हैं। अब सृजन क्या होता है ना, कि सृजन मीन्स कोई भी चीज, एक छोटा चीज है, उसको बनाना है, मतलब अलग अलग तरीके से सोच से उससे कुछ बना रहा है, तो यहाँ पे अपसारी हो जाता है, बहुत सारी हो जाता है। ये ओपन इंडेड होता है, यानी ये खुले दिमाग वाले लोग होते हैं। तो ओपन इंडेड क्वेश्चन वगैरह जब आएंगे तो इन्हीं के साथ आएगा, यानी अपसारी चिंतन वगैरह के साथ ही आएगा ओपन इंडेड। जैसे मैं अगर मैं कहूँ क्या क्या मैं गुणा करूं कि 36 प्राप्त हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक आंसर नहीं होगा, बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे करूं कि 12 गुणे 3 बराबर कितना होता है, तो सबका आंसर कितना है? 36 है, क्योंकि ये 36 फिक्स है एक आंसर, कि 12 गुणे 3 कितना होता है? 36 होता है। तो ये क्लोज इंडेड होता है, यानी बंद प्रश्न वाले, यानी एक ही आंसर फिक्स है। तो दोनों में अंतर भी याद रखिएगा। जब भी सृजन आएगा, सृजन के साथ क्या आता है? अपसारी आता है। अपसारी के साथ क्या आता है? ओपन आता है। तीनों एक ही चीज है, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है। और क्वेश्चन बताइए। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद, तो इसमें देखा जाए आपने टिक क्या किया है? हमने किया था अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं एक सिद्धांत। निर्मितवाद है क्या? निर्मित मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का वही हो गया निर्माण करने वाला। तो पहला ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। तो अनुकरण मीन्स होता है किसी भी चीज का नकल करना, तो इस पे केंद्रित नहीं होता। निर्मित मीन्स क्या होता है? वही सृजन संबंधित समझ जाइए
कि किसी भी चीज को बनाना वगैरह वो। इसमें तीसरा पे चले आते, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा पे रटने और प्रत्यास्मरण को। अगर मैं किसी चीज को रटाऊं और किसी भी चीज को रिकॉल करूं तो क्या आपको लगता है कोई चीज निर्माण हो जाएगा? नहीं निर्माण होगा, तो ये भी खत्म हो गया। शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। अब शिक्षक की प्रधान भूमिका यानी शिक्षक जो है मतलब शिक्षक की भूमिका पर अगर जोर दिया जाए तो कोई फायदा है? शिक्षार्थी मेरे लिए मुख्य है। तो जो बच गया वो ऑप्शन सही है, 2 नंबर, अधिगमकर्ता के स्वयं के शब्दों के निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बताइए। सर इसमें एक बंद अंत वाला भी प्रश्न था, सृजनात्मकता में शामिल है बंद अंत प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है खुला अंत प्रश्न, और तीसरा बहुक्रियात्मक प्रश्न, और चौथा लघु उत्तर प्रश्न। तो इसमें सृजनात्मकता में मैं टिक की थी खुला अंत प्रश्न को। हमने पहले बता दिया कि जो सृजनात्मकता है उनके साथ 3 शब्द आते हैं, सृजन, खुला अंत वाला प्रश्न और अपसारी चिंतन। ये तीनों शब्द याद रखिएगा, और बुद्धि वगैरह के साथ वो सारी चीज आते हैं तो वो भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सर 13 नंबर भी था, ये सीखने के लिए आकलन है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट होता है और अपने आप में कई आकलन गतिविधि है, और दूसरा प्रेरणा को बढ़ावा देता है, तीसरा अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए क्रिया करता है, चौथा ग्रेड को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। जब ये क्वेश्चन आता है ना कि सीखने के लिए आकलन, तो इसके साथ देखिए 2-3 और शब्द आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या किया जाता है, ये कम शब्दों में से क्लियर कर देते हैं। एक आता है सीखने का आकलन, एक आता है सीखने के लिए आकलन, एक आता है स्व आकलन, एक आता है समूह आकलन। इतने सारे चीज आते हैं। तो इसमें अगर चर्चा हो सीखने का आकलन, इसका दूसरा नाम है योगात्मक, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। सीखने का आकलन दूसरा नाम है योगात्मक आकलन। ये होता है योगात्मक मीन्स क्या होता है, सबका जोड़। सीखने का आकलन क्या हो गया, मैंने कोई चीज सीख गया, अब उसका आकलन करूंगा मैं। कोई चीज तुम सीख गए उसका आकलन मैं करूंगा, यानी योगात्मक, यानी जितना तुमने सीखा सबका योग में करूंगा तुम्हारा आकलन में। को ये होता है कब, जब बोर्ड जब परीक्षा लेता है वो, यानी अंतिम समय में हम आकलन कर रहे हैं, इसका मतलब सीखने का आकलन कर रहे हैं, योगात्मक आकलन कर रहे हैं। एक आता है जो प्रश्न जो संबंधित है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन यानी जो सीख रहे हैं उसका आकलन। सीखने के लिए आकलन मतलब जो सीख रहे हैं उसका आकलन। ये क्या होता है, निर्माणवादी होता है। निर्माणवादी मतलब उसका निर्माण करते हैं, यानी बच्चे में कोई कमी है को मान लीजिए सीखने के लिए आकलन कब होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय आकलन कर लिया, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये मैं क्लियर कर दूं, वही यानी वही समय निर्माण भी मैं कर रहा हूँ। तो निर्माणवादी होता है, रचनात्मक होता है। निर्माण आएगा का रचना भी आएगा, दोनों एक ही शब्द है, निर्माण करो या रचना करो। तीसरा शब्द आता है इसके साथ निदानात्मक भी ये होता है, यानी तुरंत निदान हो जाता है। और ये करता कौन है, को टीचर करता है, शिक्षण के समय करता है। और यहाँ पे एक चीज और है कि सीखने के लिए जो आकलन होता है ये हमेशा याद रखिएगा कि कक्षा रन होता है उसी समय होता है, शिक्षण के समय। एक आता है स्व आकलन, ये सीखने के समान आकलन होता है, सीखने के समान आकलन के नाम से भी जाना जाता है, और ये छात्र द्वारा किया जाता है। एक होता है समूह आकलन विधि है, कभी कभी पूछा जाता है समूह आकलन, तो ये पीयर जो कहते हैं, पीयर जो नाम से आता है ये, तो समूह आकलन विधि है, तो ये शिक्षार्थियों के लिए होता है विशेष रूप से। जैसे एक समूह बना दिया है तो उसी में कुछ चीज करने के लिए क्रियाकलाप वगैरह जो भी चीजें होता है तो वो दे दिया जाता है, वो लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न था सीखने के लिए आकलन, तो चौथा नंबर ऑप्शन जो है ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने के लिए, ये तो खत्म हो गया, ग्रेड्स वगैरह वाला खत्म। रैंक वगैरह तीसरा ऑप्शन है वो भी ऐसे ही खत्म। ये सारे ऑप्शन गलत होते हैं। 2 ऑप्शन बच गया, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आपने दिया था? इसमें हम दिए थे सृजनात्मकता को। सीखने के लिए आकलन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपने रखा है। इसमें दिए थे, इसमें हम दिए थे अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कुछ लोग इसके साथ जा सकते हैं, विशिष्ट होता है और अपने आप में
अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, तो ये इट सेल्फ एक तरह से कहा जाता है ये हो जाता है। तो इट सेल्फ अपने आप के कारण मेरे ख्याल से ये गलत होगा, लेकिन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ये अच्छा है। क्योंकि एक सीटेट में प्रश्न भी पूछा गया था, उसमें एक लाइन था, अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, यानी अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। चलिए और क्वेश्चन बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है? पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा समीपता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम और चौथा था तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन है और इसे चाहेंगे कि आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम सीखने का प्राथमिक सिद्धांत नहीं है? तो अगर बात किया जाए, मुख्य जो इनके थॉर्नडाइक के नियम जो है वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसे याद रखिएगा। इसमें समीपता जो शब्द है उसका नियम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अधिगम के गौण नियम भी हैं जो आपको याद होना चाहिए। बहुविध अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्त का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये सारी चीज आप याद रखिएगा तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में कौन नहीं है? पहला विचारों में सृजनात्मकता, दूसरा दूसरों के साथ लड़ना, तीसरा अभिव्यक्ति में अनुस्थापन और चौथा कुतूहल या जिज्ञासा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे लड़ना वगैरह तो होता नहीं है, तो ये देख के ही केवल टिक करना। और इसके साथ ही क्लियर कर दें कि इतना छोटा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि पूछा गया होगा, ये लंबा क्वेश्चन होगा। सीटेट उतना ध्यान नहीं आ रहा, मतलब हाई सीट आपको कहीं ज्यादा अप्लाइड में उतना ही क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट देता नहीं, लंबा क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ सकता है छोटे छोटे, लेकिन लंबा क्वेश्चन होता है। और इस चीज को समय मैनेजमेंट के अनुसार जरूर देखिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आज इस क्लास में ना केवल डिस्कस हो रहा है बाल विकास का, नेक्स्ट सेशन में अन्य सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, वही आया था। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल, भाषा विकास के लिए तो भाषा विकास जो है प्रारंभिक बचपन जो काल होता है, प्रारंभिक बचपन काल बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये अति संवेदनशील है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का देखिए वो कहें कि बचपन में जो सीख लिया वो समझिए सीख लिया, बाद में नहीं सीख पाएगा नया चीज। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ये अति संवेदनशील है। इसके साथ ही सर्वाधिक जो संवेदनशील माना गया प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना गया है, जो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक रहता है। और बताइए। और याद नहीं आ रहा सर। तो ये बोलिए। थीम से जैसे ऑप्शन में था परिवार। अच्छा, ये ईबीएस में था, तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम बाद में इसको करेंगे, नहीं होगा तो 44 मिनट का लगभग हो चुका है। तो अभी तक जो क्वेश्चन देखा गया बाल विकास का देखा गया, तो इन सारे सेक्शन पे ना जरूर ध्यान दीजिएगा। और नहीं होता कि एक पीडीएफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंक्लूड करके दे दे कि कुछ चीजें वहां पे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी कि आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।